हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है। सीटेट 2026 को टारगेट करते हुए कर रहे हैं हम यहाँ पे सीडीपी का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीडीपी का पीवाईक्यू सीरीज है। 10 क्वेश्चंस हम अभी फिलहाल इस सीरीज में कर रहे हैं। और इसमें सीरीज में सीटेट के जो क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियसली आस्क्ड हुए हैं, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे वो पेपर 2 का हो, हम उसको डिस्कस करते हैं रैंडमली, कभी पेपर 1 या कभी पेपर 2, क्योंकि हमारा सिलेबस यहाँ पे बिल्कुल सेम है। सो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, वो दोनों हमारे लिए बिल्कुल सेम रहेगा। सो आज हम जो है पेपर 2 का दिसंबर 2024 में जो क्वेश्चंस आस्क्ड हुए थे पेपर 2 के, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक जो है वो हम करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हमसे कह रहा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स वुड एडवोकेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन अग्री विद। प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत हैं। देखिए, जब भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की जाती है तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं। बच्चों को, आपको, चाइल्ड को सेंटर में रखा गया है, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन मानता है कि एक जो बच्चा है वो क्यूरियस है, रेडी टू लर्न है, मतलब सीखने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिज्ञासु है। और ये जो है बच्चा नन्हा साइंटिस्ट है जो कि हर चीजें अपने सेंसेस के थ्रू सीखना स्टार्ट करता है तब से, जब से कि वो जन्म लेता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। पहला कह रहा है चिल्ड्रन आर इन डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेज दैट होल्ड इम्पोर्टेंस because of what they would become as adults rather than what they as a children। बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वो क्या है कि बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे उन पे ज्यादा महत्व रखता है। देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इस बात पे बिल्कुल नहीं कह रहा है कि आप वयस्कों की तरह ट्रीट करो। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जब चाइल्ड के बारे में ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव बातें कर रहा है, चाइल्ड को ही बहुत पॉजिटिव मान रहा है कि वो जिज्ञासु है, उनको आपको स्कैफोल्डिंग का काम करना है, बीइंग अ टीचर, यानी कि पाठ जो है वो प्रोवाइड करना है, तो वो इस तरह की बातें क्यों नहीं करेंगे। तो यानी ये ऑप्शंस जो है जहाँ पे आप अडल्ट की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा या अडल्ट की तरह मानना है, वो ऑप्शन एलिमिनेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड एंड सोसाइटी करप्ट्स देम। बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं। सही बात है, बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, बट समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चा जो है वो जब जन्म लेता है तो वो सोसाइटी के साथ में चीजें और भी ज्यादा अपने आप को जो है सोसाइटी के साथ जब वो इंटरेक्ट करता है, मिलता है, तो वो अपने आप को क्या करता है, इनहेंस करता है। मतलब कि उसकी पर्सनालिटी में, उसके लैंग्वेज में, उसके कॉग्निशंस में आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो सोसाइटी उन्हें जो है उनको इनहेंसमेंट का काम करता है, उनको करप्ट करने का काम नहीं करता। सो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही एलिमिनेटेड हो गया। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर नेचुरली अनसिविलाइज्ड। क्या बच्चे जो हैं वो स्वाभाविक रूप से असभ्य हैं। हम पॉजिटिव बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा में, नेगेटिव बात तो बच्चों के बारे में करते ही नहीं है। असभ्य कहाँ से हो, तो अनसिविलाइजेशन जो है वो वर्ड ही यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, अनसिविलाइज। तो थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेटेड है। आगे भी एक बार देख लेते हैं। सोशलाइजेशन इज नेसेसरी टू मेक देम मोरल ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि सोशलाइजेशन नैतिक मानव बनाने के लिए सामाजिकरण आवश्यक है। सामाजिकरण तो आवश्यक है, सामाजिकरण के साथ सोसाइटी के साथ वो इंटरेक्ट करता है और अच्छा अपने आप को इनहेंस करता है, बट अनसिविलाइज होने की वजह से ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेटेड है। फिर है चिल्ड्रन आर बोर्न इन अ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो एक समाज में सोसाइटी में रहते हैं और वहाँ पे वो पैदा होते हैं। एक पर्टिकुलर संस्कृति है जिसमें वो रहते हैं और पैदा होते हैं, अपने आप को संस्कृति के हिसाब से ढालते हैं। और कह रहा है कि इकोनॉमिक, आप आर्थिक संदर्भ जो है वो जिस इकोनॉमी में, जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है, आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, किस माहौल में रह रहे हैं, ये माहौल आपको जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है आपके प्रोग्रेस में। सो जो फोर्थ नंबर ऑप्शन हुआ वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का।
ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है चेंजेस इन इमोशन, सेल्फ परसेप्शन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फैमिलीज, पीयर्स एंड फ्रेंड्स आर स्टडीड अंडर डैश डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा, परिवार, साथी, दोस्त, इनके साथ में जो है पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। देखिए डेवलपमेंट के आपने कई सारे डोमेन, विकास के आपने देखे हैं, ठीक है। आपने उसमें देखा कि इमोशनल डोमेन होता है जिसमें कि भावनात्मक विकास होता है। आपने इसमें देखा फिजिकल डोमेन, आपने जिसको साइकोमोटर डोमेन भी आप कह सकते हैं। सोशल डोमेन देखा आपने साथ में कॉग्निटिव डोमेन्स भी देखा। तो कई सारे जो है आप देखते हैं विकास के डोमेन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, विकास के प्रकार। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसा डोमेन, एक ऐसा जो है परिवर्तन जिसमें आप देख रहे हैं भावनाओं के रूप में परिवार, साथी और दोस्तों के साथ मिलकर के जो है आप देख रहे हैं बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये कौन सा डोमेन हो गया? भौतिक डोमेन। जब भी भौतिक यानी कि फिजिकल डोमेन होगा तो यानी कि आप देखेंगे उसके शारीरिक में किसी न किसी की तरीके का वृद्धि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेटेड हो गया। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक डोमेन में आप देखेंगे बच्चा जो है तर्क लगाने जैसी चीजें कर रहा है, उसके अंदर रीजनिंग्स डेवलप हो रही हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो रही है। तो यानी कि यहाँ पे भी इसकी बात की नहीं है। लिंग्विस्टिक भाषाई डोमेन में आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज पे बच्चे की पकड़ बन रही है, तो यहाँ लैंग्वेज की भी बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन्स ऑप्शन हमारा बचता है और साइको सोशल डोमेन, सॉरी, मनोसामाजिक जो है विकास, जिसमें आप देख रहे हैं समाज के साथ, लोगों के साथ बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, परिवार, साथी और दोस्तों के साथ जो है बेहतर कर रहा है। सो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर इसका होता है। थर्ड ऑप्शन हमसे कह रहा है द बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट अ कल्चर कंसिडर एप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जेंडर आर रेफर्ड टू एज डैश एंड डैश। व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिसमें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है। यानी कहने का मतलब है कि हमने बोल दिया कि मेल का काम जो है वो जॉब करना है और फीमेल का काम जो है वो कुकिंग करना है। तो हमने क्या किया, जेंडर को जो है हमने यहाँ पे क्या कर दिया, विशिष्ट रूप से कार्य दे दिया है कि ये काम इसका है, ये काम इसका है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि उपयुक्त मानती है, डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है और ये डैश होता है। जहाँ पे हमने जेंडर को स्पेशल काम बोल दिया है, यानी कि वहीं पे चीजें गलत हो जा रही है, जेंडर रोल्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर रोल्स के ऑप्शंस जो है उनको आप टिक लगाइए। चलिए अब कह रहा है और यह डैश होती है, ये क्या हो रही है, जब जेंडर रोल्स आप कर रहे हो तो वो कल्चरली आपके कल्चर में, आप जिस कल्चर में रह रहे हो, जिस संस्कृति में रह रहे हो, वो वहाँ पे डिफाइन किए जा रहे हैं। तो यानी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है वो इसका होगा, जेंडर रोल्स कल्चरली डिफाइंड किए जा रहे हैं। जिस कल्चर में हो, आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, लड़कियां खाना बनाती है, हमारे यहाँ तो लड़का ही जाके जॉब करता है, तो आपने उस कल्चर में आपने रहे हैं और आप उस हिसाब से उसको कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वाला थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो स्क्रीन पे है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के है और ये इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लासरूम्स की बात कर रहा है कि आप जो है असर्शन और रीजन के बेस पे है। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑल करिकुलम अडेप्टेशन शुड बी डायरेक्टेड टू लोअर द एजुकेशन स्टैंडर्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रंस। स्पेशल चिल्ड्रंस डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम। देखिए सबसे पहले तो इंक्लूसिव क्लासरूम जो होता है ना, इंक्लूसिव क्लासरूम जो है सभी बच्चे को समान मानता है, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। और जब भी वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा तो वो सबको जो है सो इक्वली ट्रीट कर रहा है, इक्वली पढ़ा रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको हिंदी में एक बार देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित करेगा। क्या यहाँ पे आप सेग्रीगेट करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, जब आपने सब तरह के बच्चों को एक साथ रखा है इस इंक्लूसिव क्लासरूम में,
तो क्या आप सेग्रीगेट कर रहे हैं कि नहीं ये जो है यहाँ ऑटिस्टिक बच्चे बैठेंगे और इनके लिए हम पाठचर्या अलग रखेंगे, यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे बैठेंगे और इनकी पाठचर्या हम अलग रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, सबको समान तरीके से बिठा रहे हैं। आप यहाँ पे विभेदित निर्देश डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस का यूज कर रहे हैं। आप साथ ही साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस का यूज करने के साथ साथ आप करिकुलम को लचीला बना रहे हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे ला रहे हैं। तो ये चीजें तो यही गलत हो गई। विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं होती है। विशेष बच्चों को तो सीखने की संभावना है, तभी तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन में उनको इंक्लूड कर रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है। ए एंड आर बोथ आंसर इज गलत, फॉल्स। सो फर्स्ट नंबर आंसर इज द राइट आंसर। सो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी के हिसाब से बात कर रहा है और ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास के बारे में, जिसमें कह रहा है जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहती है कि प्रीवियस नॉलेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्या पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता? देखिए जीन पियाजे क्या, हम इस थ्योरी पे ही काम करते हैं जिसमें हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उनके प्रीवियस नॉलेज को ले करके आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू एज। लेट सपोज जैसे 3+ का बच्चा है तो सबसे पहले आप उसको अल्फाबेट्स का ज्ञान देते हैं और जब वो बच्चा 4 to 5 का हो गया तो आपने उसको क्या किया, वर्ड्स के साथ इस नॉलेज को जोड़ा और आपने उसको 3 लेटर्स का पढ़ाया। यहाँ पे आपने उसके प्रीवियस नॉलेज के साथ में इंक्लूड किया है। फिर आप उसको 6+ के बच्चे को आपने 4 लेटर्स का पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर इसी तरह आप 7 ईयर्स के बच्चे को या उससे ज़्यादा की चीज़ें पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे आप उसके प्रीवियस नॉलेज के साथ में रिलेट करते हुए चीज़ों को पढ़ा रहे हो। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज जो है पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, biological factors such as maturation does not play any role in the cognitive development। परिपक्वता जैसे जैविक कारण कोई भूमिका नहीं निभाते। अभी हमने बात की कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, उनके एज के हिसाब से। तब तो फिर मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता को हम दे रहे हैं ना वैल्यू, कि हम बच्चे को 3rd क्लास के बच्चे को हम 7 ईयर्स के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको टेबल से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं या फिर उनको एडिशन से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल ही गलत होगी। फिर है लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिपेंड ऑन चिल्ड्रंस करंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग। सीखने के अनुभव बच्चे के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है बच्चा जो सीख रहा है वो कैसे सीखेगा, तो उनका जो है वर्तमान स्तर संज्ञानात्मक कैसा है उस पर सीखेगा। अब 3 ईयर्स का बच्चा तो आपसे लेटर्स का ही सीख सकता है या फिर नंबर्स का ही सीख सकता है या शेप्स के बारे में ही सीख सकता है। 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स तो नहीं सॉल्व कर पाएगा ना वो। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। मेमोराइजेशन शुड बी प्रायोरिटाइज। देखिए हम हमेशा जो है इन चीज़ों को तो अवॉइड ही करके चलते हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। सो अगर हम देखें तो हमारा 3rd ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या है, बाइगॉस्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज। ले बाइगॉस्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? ठीक है, देखते हैं। इफेक्टिव अडॉप्शन टू द एनवायरनमेंट प्रोसेस, पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया में। अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया में। एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, एक इंडिविजुअली जो है एक व्यक्तिगत प्रक्रिया में, या फिर जो है एक एकीकृत प्रक्रिया में देख पा रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले बाइगॉस्की की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जब भी कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन इस तरह की चीज़ें आती है, क्योंकि वो सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शन, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा उन्होंने वैल्यू दिया हुआ है। उन्होंने कहा बच्चा जितना समाज में जितना लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा वो उतना ज़्यादा सीखेगा। सो जब भी आप कोलैबोरेशन जैसी चीज़ें देखते हैं, सहयोगात्मक प्रक्रिया, सहयोगी शिक्षा, कोऑपरेटिव लर्निंग, इन सबको देखते हैं तो आप जो है बाइगॉस्की के आंसर्स को यहाँ पे रिलेट कर दीजिए। ठीक है, सो 6 नंबर आंसर का राइट आंसर नंबर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर आंसर।
क्वेश्चन, while proposing the relationship between language and thinking process, Vygotsky conceptualized language as an, भाषा और सोच की प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप को भाषा का अवधारणबद्ध किया है, यानी कि उन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इंडिपेंडेंट डोमेन विच इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निशन। देखिए कॉग्निशन के साथ में यानी संज्ञान के साथ में भाषा को उन्होंने स्वतंत्र माना है, बिल्कुल भी गलत बात है। उन्होंने भाषा को और लैंग्वेज को बहुत ही अहम माना है और उन्होंने कहा है कि किसी लर्निंग के प्रोसेस में यानी कि कॉग्निशन के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ में अगर फ्रेंच भाषा में अभी पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो वो आपको मुझे इंटरेक्ट नहीं करेगा, मेरी बात आपको समझ नहीं आएगी, आपकी बात मुझे समझ नहीं आएगी। यानी कि हमारे डेवलपमेंट के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें तो यहीं पे खत्म हो गई, फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेटेड। नेक्स्ट, कल्चर है टूल विच फैसिलिटेट्स कॉग्निशन इन मल्टीपल वेज। एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान के कई तरीकों से सुगम बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अभी मैं जो बोल रही हूँ मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज एक जरिया है जिसकी तहत हम हिंदी जो है हम दोनों समझ पा रहे हैं और वहाँ पे हम बात कर पा रहे हैं। ऑप्शन सही है। नेक्स्ट भी देखते हैं, फॉर्म ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, आत्मकेंद्रित भाषा का एक रूप है। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी तो हम भाषा को संज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, हिंड्रेंस, बाधा तो बिल्कुल भी भाषा हो ही नहीं सकती है। तो यानी राइट ऑप्शन इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट है 8th नंबर। 8th नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। देखिए परफॉर्मेंस गोल और मास्टर गोल के बारे में एक बार बात करते हैं। परफॉर्मेंस गोल की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन होता है जिसमें आप जो है प्रदर्शन लक्ष्य को के रूप में काम करते हैं। आप काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपने स्कूल में फर्स्ट आना है, आपको अवार्ड चाहिए, आपको लोगों से तारीफ चाहिए, तो जो है इस तरह से आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट आप कर रहे हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, लेकिन जब आप मास्टरी गोल में आते हैं तो आप मास्टरी गोल में अपने स्किल्स को बढ़ाने की बात करते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट यानी कि विकास की बात कर रहे हैं, आप अपनी रुचि को यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये दोनों में फर्क होता है। अब देखते हैं ऑप्शन, परफॉर्मेंस गोल की बात कर रहा है, प्रदर्शन लक्ष्य की बात हो रहा है। स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू फर्दर हर ओन ग्रोथ। अब अपने ग्रोथ के लिए वो जो है कड़ी मेहनत कर रहा है। देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल है, अपने ग्रोथ के लिए अगर वो कड़ी मेहनत कर रहा है तो फिर कहीं से मास्टर गोल में भी आएगी ये चीजें। ठीक है, ए स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू अचीव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। अगर आप अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये मास्टरी गोल में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है कि गहरी समझ हासिल करना है आपको, इसलिए आप कठिन अध्ययन कर रहे हैं, तो यानी कि आपको मास्टर गोल चाहिए। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। परफॉर्मेंस गोल में सबसे ज्यादा इस बात पे फोकस किया जाता है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, दूसरों से कॉम्पिटिशन्स की भावना आपके अंदर है कि मुझे अपने दोस्तों में फर्स्ट आना है। ठीक है, इसलिए मुझे बेहतर करना है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट एक 4th भी देख रहे हैं, छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कॉम्पिटेंसी की भावना जो है वो आपकी अपने पीयर्स के साथ में आ रही है और इसलिए आप बेहतर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि वाइगोत्स्की फॉलोइंग ले वाइगोत्स्की आइडिया टीचर शुड। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना है? प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग। क्या आपको रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करनी है विद रिस्पेक्ट टू क्या है ये रेसिप्रोकल टीचिंग? पारस्परिक अध्ययन, जिसमें कि आप क्या कर रहे हैं, टीचर्स जो हैं यहाँ पे हैं, टीचर ने लेक्चर पास किया स्टूडेंट्स को और अब स्टूडेंट्स को आपने क्या किया, कहा कि आप तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या समझ में है। या फिर रेसिप्रोकल टीचिंग में स्टूडेंट आपस में भी करते हैं एक दूसरे के साथ में। लेट सपोज कोई टॉपिक है, इसने इसकी मैथ्स अच्छी है तो इसने इसको मैथ्स का टॉपिक पढ़ा दिया, इसने इसको साइंस पढ़ा दिया। अगर टीचर के साथ हम देखें तो टीचर यहाँ पे लेक्चर बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चे के साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं। आप उनसे क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू, डाउट सेशंस के थ्रू, आप उनसे क्विजेस के थ्रू चीज़ों को कर रहे हैं। बच्चा यहाँ पे एक्टिव है और टीचर भी एक्टिव है। ठीक है, तो ये बात वो रेसिप्रोकल टीचिंग की बात जो है, पारस्परिक अध्ययन की बात ले वाइगोत्स्की करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
डिस्करेज द यूज ऑफ कल्चरल टूल्स बाय स्टूडेंट्स, क्या विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको तो प्रोत्साहित करना है, एनकरेज करना। तो ये ऑप्शन एलिमिनेटेड है। डिसेमिनेट द नॉलेज टू बी मेमोराइज बाय द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। देखिए रोट मेमोराइजेशन को तो हम सपोर्ट ही नहीं करते, पूरे एजुकेशन में हमारा रोट लर्निंग जो है उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। एनकरेज स्टूडेंट्स टू कम्पीट विद ईच अदर, जब वाइगोस्की की बात आती है तो वो कोऑपरेशन कोलैबोरेशन की बात करते हैं कि बच्चे एक दूसरे के साथ सीखेंगे, उनको एक दूसरे के साथ आप रहने दीजिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी एलिमिनेटेड है। सो वन फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन विल बी द लास्ट क्वेश्चन। सो 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज टू टीच न्यू कॉन्सेप्ट, आपको नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां अपनानी चाहिए? प्रेजेंटिंग एग्जांपल्स, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उदाहरण प्रस्तुत करें। बिल्कुल सही बात है, आपने बच्चों को पढ़ाया किसी नाउन के बारे में, लेट्स सपोज, तो आपने नाउन के साथ में उनके एग्जांपल्स के साथ में रिलेट कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल्स के तहत ये देखो ये बुक्स है, ये देखो ये प्लेस है, तो आपने बहुत सारे, आपके पास जितने एग्जाम्पल्स हैं आपने उस एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया। नॉन एग्जाम्पल्स भी जरूरी है, कई बार नॉन एग्जाम्पल्स के साथ भी आप पढ़ा रहे हैं। प्रमोटिंग थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट्स, अब कॉन्सेप्ट्स के साथ आप क्या कर रहे हैं, उनको रिलेट कर रहे हैं। नाउन के बारे में अब आपने नाउन पढ़ा दिया तो उसको उस कॉन्सेप्ट्स के साथ में आपको रिलेट करना है चीज़ों को, बिल्कुल ही सही बात है। गिविंग अ डेफिनेशन एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट्स, रोट लर्निंग की बात जहाँ आ गई वहीं पे ऑप्शंस आपके एलिमिनेटेड हो गए हैं, ठीक है। तो यानी कि 1, 2 और 3 इसका कहीं ना कहीं राइट है, ठीक है। 4th नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। 10 क्वेश्चंस की सीरीज थी आज, और धीरे धीरे मैं इस सीरीज को ऐड ऑन करती जाऊंगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाती जाऊंगी। सो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।